ओके चलो बात करते हैं। लास्ट क्लास में इंडेक्स क्वेश्चन देख रहे थे। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से कि क्या रहेगा, इसका आंसर पर लिख लेते हैं। ओवरलोडिंग बता देना क्या होती है। अगर आप अपने घर में एक साथ बहुत सारे डिवाइस हैवी करंट वाले चालू कर दो तो सब अपने अपने करंट लेंगे, अल्टीमेटली उस लाइन में बहुत ज्यादा करंट हो जाएगा, उसी को अपन ओवरलोडिंग बोलते हैं। ठीक है, चलो इसमें द मैक्सिमम करंट कैरिंग द मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ, कौन सा पेज नंबर ये, पेज नंबर 238, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इसका आंसर लिख रहे हैं अपन, द मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी, द मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, of connecting wires of connecting wires depends on radius of the wires, depends on radius of the wire. The maximum current carrying capacity of connecting wires depends on radius of the wire. आपको याद है हमने लास्ट क्लास में डोमेस्टिक सर्किट में दो टाइप के सर्किट देखे थे, 5 एम्पियर वाला और एक 15 एम्पियर वाला, याद है। हम उसमें लिखा भी था कि 5 एम्पियर वाले में जो वायर होगा वो थिन होगा और 15 एम्पियर वाले में जो वायर होगा वो थिक होगा। समझ रहे? तो अगर आप एक थिन वायर में हैवी करंट पास करा दोगे तो वो जल जाएगा। समझ रहे ना? तो अगर मेरा रिक्वायरमेंट ज्यादा करंट का है तो जो वायर का जो थिकनेस होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, तभी वो इतना करंट बियर कर पाएगा। ओके, so depends on radius of the wire. Full stop. Greater the radius, higher is the current carrying capacity. Greater the radius, higher will be the, या higher is the current carrying capacity. ये बंद कर दे दरवाजा। Greater the radius, higher is the current carrying capacity. Stop. The current drawn in connecting wire, the current drawn in connecting wire, the current drawn in connecting wires should not exceed its rated value. The current drawn in connecting wires should not exceed its rated value. Should not exceed its rated value. कोई थिन वायर के लिए रेटेड वैल्यू 5 एम्पियर करंट है और थिक वायर के लिए रेटेड वैल्यू 15 एम्पियर है, उससे ज्यादा करंट आप उस वायर में फ्लो नहीं करना सकते। ठीक है, फर्स्ट ऑफ, इन एडिशन टू दीज प्रिकॉशंस, in addition to these precautions, a fuse is connected in the circuit, a fuse is connected in the circuit, a fuse is connected in the circuit as a safety device, as a safety device. ये समझ में आ रहा है पॉइंट है ना। हम अपने सर्किट में फ्यूज भी लगा के रखेंगे, जैसे 5 एम्पियर वाले सर्किट में 5 एम्पियर का फ्यूज रहेगा और 15 एम्पियर वाले सर्किट में 15 एम्पियर का फ्यूज रहेगा। अगर आपका करंट 5 एम्पियर वाली लाइन में करंट 6 एम्पियर का दौड़ना चालू हुआ तो फ्यूज ब्लो हो जाएगा और आपके अप्लायंस तो बच जाएंगे ना, कम से कम वायर जलेंगे नहीं, सर्किट नहीं चलेगा। कि अल्टीमेटली ये सारे सर्किट घरों के अंदर ही होते हैं ना, तो इसलिए घर में आग लग जाती है। कई बार ऐसा होता है ना कि सुनते अपन कि कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरी आग पकड़ ली और पूरा बिल्डिंग जल गया, क्योंकि अल्टीमेटली ये वायर्स आपके पूरे बिल्डिंग में पीछे हो रहते हैं। जैसे यहाँ पे जितने भी आपके स्विच बोर्ड्स हैं वहाँ वायर कहाँ से आए हैं, अंदर से तो आए वायर सारे। कंस्ट्रक्शन करते समय हम जगह छोड़ते हैं ना वायर्स के लिए, अल्टीमेटली ये वायर्स अंदर दौड़ रहे हैं आपकी यही अंदर ब्रिक्स के बीच में नहीं। तो जब पूरे वायर में आग लगी तो पूरे बिल्डिंग में आग लग जाती है।
ठीक है, एक और लाइन लिखना है इसमें, एक प्रिकॉशन और, ऑल्सो अ नंबर ऑफ हाई पावर अप्लायंसेस, also a number of high power appliances, also a number of high power appliances, also a number of high power appliances should not be run simultaneously, should not be run simultaneously, also a number of high power appliances should not be run simultaneously. समझ गए पॉइंट? देखिए जितने ज्यादा आप डिवाइस एक साथ चालू करोगे सब अपना अपना करंट ड्रॉ करेंगे सर्किट से, और इस तरह सर्किट में ओवरऑल करंट बढ़ जाएगा। तो अगर उसकी करंट लिमिट से ऊपर चला गया तो वो अल्टीमेटली उसी को ओवरलोडिंग बोलता है। ठीक है, चलिए ये इंडेक्स क्वेश्चन आखिरी तक है। अब एक्सरसाइज में आ जाते हैं। आ जाओ एक्सरसाइज में। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? Which of the following करेक्टली डिस्क्राइब, ये सब पढ़ पा रहे हैं? एक्सरसाइज का पढ़ो, मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर, रीड करो चारों ऑप्शन। बाकी लोग भी पढ़ो जल्दी से। क्या क्या करेगा? हाँ जल्दी पढ़े सब। Which of the following correctly describes the magnetic field near a long straight wire? Long straight wire में magnetic field कैसी होती है? Concentric circles। क्या क्या बोला है ऑप्शन? एक perpendicular to the wire बोला है, एक parallel to the wire बोला है, एक radial lines of like radial lines from the wire है, और एक है concentric circle centered on the wire। ये होगा ऑप्शन। ठीक है, लिख लो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का ऑप्शन 4। नेक्स्ट रीड करो जल्दी से। अच्छा ये छोड़ देना, सेकंड, सेकंड नहीं है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, छोड़ दो सेकंड क्वेश्चन। थर्ड भी ये तो बता सकते हो, जनरेटर होगा। हाँ, करंट क्या जनरेट करता है, कौन सा डिवाइस जनरेट करता है? जनरेटर। बाकी तो देखो गैल्वेनोमीटर, एमीटर तो करंट की रीडिंग बताते हैं। चारों इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हो ना? पहला जनरेटर है, दूसरा तीसरा गैल्वेनोमीटर, एमीटर है, ये क्या बताते हैं? करंट कितना फ्लो कर रहा है या फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और चौथा मोटर, मोटर क्या करती है? करंट लेके मैकेनिकल वर्क करती है, ये करंट जनरेट नहीं करता। ठीक है, मोटर डू नॉट जनरेट द करंट, इन फैक्ट इट यूजेस द करंट टू डू मैकेनिकल वर्क। मोटर से कैसे? तो आप मोटर से कुछ और चला रहे हो तो वो अलग बात है। अरे तो मोटर से आप डायनामो चला रहे होगे तब तो होगा, यानी दैट कैसे करेगा मोटर? मोटर का काम क्या होता है? वो इलेक्ट्रिक करंट लेके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब अगर आप इसी घूमते हुए पंखे में एक डायनामो को लगा दो तो वो डायनामो तो अल्टीमेटली जनरेटर ही हो गया ना। मोटर कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ थर्ड का ना, थर्ड का एक जनरेटर। ठीक है, फोर्थ देखो, फोर्थ का पढ़ो जल्दी से। The essential difference between an AC and a DC generator is छोड़ देना ये भी, आंसर डी होगा। एक्चुअली इन जनरेट इसमें जनरेटर में ना स्लिप रिंग्स होती है जो डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करती है। अपन पढ़ते हैं ना कि एसी में एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज होता है, पढ़े ना अपन लास्ट क्लास में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पढ़े थे अपन। तो एसी में डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक डिवाइस होता है विच इज नोन एज स्लिप रिंग्स। वही ऑप्शन डी है, तो ध्यान से फोर्थ क्वेश्चन भी सिलेबस में नहीं। नेक्स्ट फिफ्थ देखो, फिफ्थ पढ़े सब। शॉर्ट सर्किट के समय द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस हेवीली। एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि शॉर्ट सर्किट में ना सर्किट का रेजिस्टेंस 0 हो गया, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? रेजिस्टेंस 0 मतलब करंट मैक्सिमम नहीं, करंट मैक्सिमम कब होगा? जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। तो शॉर्ट सर्किट में ऐसा बोलते हैं कि सर्किट के पाथ का रेजिस्टेंस 0 हो गया,
मतलब इतना कम हो गया कि करंट एकदम हेवी करंट फ्लो कर रहा है उससे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इंक्रीजेस हेवीली। नेक्स्ट फोर्थ, which of the following statements are true or false? पहला, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, फॉल्स, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल होता है, ठीक है, मोटर। इसके बाद देखो सेकंड छोड़ देना, सेकंड, थर्ड पढ़ो, थर्ड, थर्ड और फोर्थ बताना जल्दी से। थर्ड एंड फोर्थ, the field at the center of a long circular coil carrying current will be parallel straight lines, सर्कुलर वायर बोल रहा है ना, लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसा रूल पढ़े थे ना कि अगर आपका ये सर्कुलर कॉइल है तो करंट ऐसा जा रहा है, तो करंट एक्चुअली इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आ रही है, लंबी लंबी, तो वो पैरेलल भी होंगी एक दूसरे से, ठीक है, इंटरसेक्ट होना करेंगे, ठीक है। तो लिख लो इसका आंसर ट्रू, ठीक है, इट विल बी ट्रू, सी का होगा ट्रू। एंड डी का देखो, a wire with a green insulation is usually the live wire, नहीं, ग्रीन वाला क्या होता है और लाइव वायर रेड होता है, तो आंसर इसका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेवेंथ छोड़ देना, एट्थ पढ़ो। क्या सेवेंथ तो है, सॉरी, थ्री सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या हो जाएंगे, हाँ, वायर कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट वायर भी हो सकता है, सर्कुलर वायर भी हो सकता है, ठीक है, पहला हो गया। के बाद सेकंड सोलेनॉइड, फिर थर्ड मेन तो मैग्नेट ही है ना, मैग्नेट की तो मैग्नेटिक फील्ड होती है। अल्टीमेटली वायर में भी जब करंट फ्लो कर रहा है तो वो मैग्नेट ही तो बन रहे हैं, अल्टीमेटली मैग्नेट ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, समझ रहे हो। जैसे एक चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वैसे ही एक मैग्नेट ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो वायर क्यों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि जब उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वायर भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। वो कॉइल, सोलेनॉइड वाली कॉइल तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि जब उस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अ मैग्नेट विल ओनली प्रोड्यूस अ मैग्नेट। तो ये सब जितने भी ऑप्शंस अपन बोल रहे हैं ना, ये सब अल्टीमेटली मैग्नेट ही है, ठीक है। इसका आंसर, तीन सोर्सेज बोला है, पहला लिख लो परमानेंट मैग्नेट, बोला है क्या, मैंने थ्री लिखा हुआ, हाँ ठीक। फर्स्ट लिखना परमानेंट मैग्नेट, सेकेंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, और अगर थर्ड भी पूछता है तो सोलेनॉइड बोल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट, कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट। क्या करेंगे, क्योंकि बार मैग्नेट में भी नॉर्थ साउथ होता है, इसमें भी नॉर्थ साउथ होता है, तो अगर अपन बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके आते हैं अगर, और अगर वो नॉर्थ पोल रिपेल होता है, मतलब वो सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल, वही ना, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। देखो इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन करंट फ्लोज इन द सोलेनॉइड, व्हेन करंट फ्लोज इन द सोलेनॉइड, व्हेन करंट फ्लोज इन द सोलेनॉइड, व्हेन करंट flows in the solenoid, it creates a magnetic field. It creates a magnetic field. When current flows in a solenoid, it creates a magnetic field. So stop. Due to this, a solenoid behaves as a magnet. Due to this, a solenoid behaves as a magnet. Due to this, a solenoid behaves as a magnet. नेक्स्ट लाइन में दूसरे पार्ट का आंसर लिखिए, क्योंकि पूछ रहा है ना, कैन यू डिटरमाइन द साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट। उसका आंसर क्या होगा, यस, लिख लो, यस, यस,
The north and south pole of a solenoid, the north and south pole of a solenoid, yes, the north and south pole of a solenoid can be detected by a bar magnet. Can be detected by a bar magnet. ठीक है, कैसे फुल समझ देखना. If we bring the north pole of a bar magnet, if we bring the north pole of a bar magnet, if we bring the north pole of a bar magnet, if we bring the north pole of a bar magnet near one end of the solenoid, near one end of the solenoid, near one end of the solenoid, and if force of attraction develops, and if force of attraction develops, and if force of attraction develops, then that end is south pole, right? लिख रहे थे, समझ में आ रहा है? Then that end is south pole of solenoid. South pole of solenoid. So stop. If the solenoid moves away, if the solenoid moves away, if the solenoid moves away, then that end is north pole. Then that end is north pole. Then that end is नॉर्थ पोल. और एक और हमने सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल साउथ पोल डिटेक्ट करने का एक मेथड लिखा है ना कॉपी में, करंट का डायरेक्शन चेंज देख करके. जिस एंड में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा वो साउथ पोल होगा. याद है ये फिगर इस टाइप का बनाए थे अपन. करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो वो साउथ पोल है, और जिस तरफ करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है वो आपका नॉर्थ पोल. ये बना है ना कॉपी में, ठीक है. तो ये भी एक तरीका है सोलेनॉइड का पोल्स पता करने का, बाय सीइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9. When is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest? फॉर्मूला याद है किसी को? PIL साइन थीटा याद है? PIL साइन मतलब ये सारे फैक्टर अगर फेवर करेंगे तो फोर्स ज्यादा होगा. कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, करंट ज्यादा फ्लो होना चाहिए आपके कंडक्टर से, कंडक्टर का लेंथ ज्यादा होना चाहिए, और एंगल साइन की मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पे होती है? 90. वो परपेंडिकुलरली प्लेस होना चाहिए. समझ रहे हो? अगर ये चारों फैक्टर फेवर करेंगे देन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर विल बी मैक्सिमम. क्लियर है? लिखो इसका आंसर. We know that F is equals to BIL sin theta. We know that F is equals to BIL sin theta. BIL sin theta. We know that F is equals to BIL sin theta. So force is largest when force is largest when force is largest or maximum. Force is largest when first I is high, यानी current is high, current is high. Second, P is high. V1 मतलब magnetic field. Third लिखना, L is more. Length, है ना? And fourth लिखना,
Sin theta is equals to 1. Sin theta is equals to 1. Sin theta is equals to 1. That is theta is equals to 90 degree. That is theta is equals to 90 degree, which means that the length of the conductor should be placed, which means that the length of the conductor should be placed, perpendicular to the magnetic field, perpendicular to the magnetic field, perpendicular to the magnetic field. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। इस तरह का क्वेश्चन अपन लास्ट क्लास में किए हैं, जल्दी। पढ़ रहे हो क्या? इस तरह का क्वेश्चन किए ना अपन लास्ट क्लास में। आंसर क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा है? इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चेंबर विथ योर बैक ऑन वन वॉल। ये चेंबर है समझ लो, और ये वॉल है, इसमें अपना पीठ टिका के अपन बैठे हैं, ठीक है। An electron beam moving horizontally from back wall towards the front wall is reflected by a magnetic field. ठीक है, यहां से पीछे से एक इलेक्ट्रॉन बीम आ रही, जहां मैं बैठा हूं उसी वॉल के पीछे से इलेक्ट्रॉन बीम मेरे सामने वाली वॉल की तरफ जा रही है, ठीक है, ओके, towards the front wall, okay, is deflected by a strong magnetic field to your right side, मतलब इधर डिफ्लेक्ट होगी। जो इलेक्ट्रॉन बीम थी वो सीधी जा रही थी, बट मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? फोर्स लग रहा है इस तरफ, राइट, हम इधर रहेगा, लेफ्ट हैंड ही पकड़े ना सब, फोर्स इधर है, ठीक है, और ये क्या है आपका डायरेक्शन? ये मैग्नेटिक फील्ड का नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये तो आपका करंट का डायरेक्शन, राइट। अब इलेक्ट्रॉन बीम आपकी ट्रैवल कर रही है, आपका फोर्स किस तरफ लग रहा है, क्योंकि ये इधर जा रही है, और हाँ ऐसा देखो, ये मैंने फिंगर को पीछे क्यों रखा, कोई बताया मुझे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेरी पीछे वाले वॉल से सामने जा रहा है, बट करंट तो इधर से इधर आ रहा होगा ना, FBI याद है ना, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, बट करंट तो उधर से इधर आ रहा होगा, दिस फिंगर शुड बी लाइक दिस, इस तरफ, और फोर्स है उसका इस तरफ, राइट, समझ गया क्या ऐसा? तो देखो ये फोर फिंगर कहाँ है, डाउनवर्ड्स, समझ रहे हैं? फिर से बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम मेरे पीछे वाली वॉल से आगे जा रही है, यहाँ साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मेरे पीछे वाली वॉल से इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम पीछे से आगे जा रही है, मतलब करंट सामने से पीछे आ रहा होगा, मतलब सेंट्रल फिंगर इस तरफ होगी, पीछे वॉल की तरफ, राइट। फोर्स उसको यहां लग रहा है, इसका मतलब हम इधर रहेगा राइट साइड में, तो उस केस में देखो इंडेक्स फिंगर है, सॉरी फोर्थ फिंगर कहाँ है आपकी, डाउनवर्ड्स, तो मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। क्लियर है? चलिए फिर इसका आंसर, using Fleming's left hand rule, we find that the magnetic field is acting in the vertically downward direction, acting in the vertically downward direction. Magnetic field is acting in the vertically downward direction.
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटर के बारे में छोड़ देना उसको। उसके बाद वाला भी मोटर का ही है कि किस किस डिवाइस में इलेक्ट्रिक मोटर लगी रहती है, ये तो आपको बता दिया ना, फैन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई। हाँ हाँ ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखो, उसको भी छोड़ सकते हैं, 13 छोड़ देना, 14 भी छोड़ देना, 15 पढ़ो, 13 14 छोड़ देना, 15 क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन नंबर 15, एवरीवन स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ, पहला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें कौन सा रूल है हमारे पास, राइट हैंड थंब रूल। स्ट्रेट वायर के लिए भी सेम रूल था और सर्कुलर वायर के लिए भी सेम रूल था, बस हम जो बता रहा था वो कर्ल बताएगी, कर्ल ऑफ फिंगर जो बता रहा था वो थंब बताएगा, बस यही चेंज होता है, बाकी रूल तो वही है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, सेकंड देखो, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ कंडक्टर कैरिंग स्ट्रेट करंट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू, ये कौन सा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स निकालना है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब एक रूल अपन पढ़े नहीं है, वरना तीसरा जो रूल है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, वो करंट का डायरेक्शन बताता है, जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल बाय रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। मतलब अभी देखो पहले जो लेफ्ट हैंड रूल है उसमें क्या कर रहे हैं अपन, करंट दे रहे हैं तो कंडक्टर मूव कर रहा है, ठीक है ना। इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस सम फोर्स, जिसके कारण वो मूव कर रहा है फील्ड के अंदर। तो इसके बाद का फिनोमिना जो सिलेबस से हट गया ना, वो क्या है, अगर आप उस कंडक्टर को मूव करोगे तो वो करंट प्रोड्यूस, उल्टा। अभी उस कंडक्टर में करंट दे रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों में रहेगी, पहले वाले केस में करंट दे रहे थे तो वो घूम रहा था, अब घुमाओगे तो करंट बनाएगा, उल्टा। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका एक डिवाइस हम लोगों ने बनाया है अपने कॉलेज में। हमारे कॉलेज में एक लैब है जिसको बोलते हैं अपन आइडिया लैब। तो उस आइडिया लैब में हम लोग ने एक डिवाइस बनाया है, उसमें दोनों तरफ मतलब एक छोटा सा एक्रेलिक का सिलेंडर टाइप का है जो इतने हाथ में आ जाएगा, है ना। उसके बीच में हमने वायर बाउंड किया है कंडक्टर, और उसमें लगा दिया एलईडी, और उसके अंदर लग दिया एक मैग्नेट, क्योंकि वो सिलेंडर अंदर से खाली है, बस एक मैग्नेट अंदर रख दिया है। और उसको जोर जोर से आप ऐसे हिलाओगे ना तो वो मैग्नेट क्या है, मूव करेगा। करंट कैरिंग कॉइल है, मतलब कॉइल में करंट अब फ्लो नहीं कर रहा है, बट वो मैग्नेट के मूव करने से एक करंट इंड्यूस हुआ उस वायर में, और उस वायर में जो एलईडी लगा हुआ है वो ग्लो। हमने कहीं बैटरी यूज नहीं की, कहीं हमने कोई स्विच बोर्ड से कनेक्शन नहीं किया, सिंपल बस एक वायर बाउंड किया है, कॉपर वायर, उसमें भी कोई बैटरी नहीं लगाया, अपन बैटरी थोड़ा लगाना है, अपन को तो करंट बनाना है, करंट इंड्यूस करना है, करंट देना नहीं, समझ रहे हैं ना। तो जैसे ही वो आप उसको शेक करोगे तो उसका मैग्नेट मूव होगा उस सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे, वो भी एक स्पीड से होना चाहिए मूव। और जब ऐसा वो मूव होगा ना तो अल्टीमेटली वो वायर के कारण, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक एलईडी है उसमें लाइट चलेगी। तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एटलीस्ट एक चीज मूव होनी चाहिए। तो यहाँ हम किसको मूव करवा रहे हैं, मैग्नेट को, या तो कंडक्टर को मूव करवाते हैं या तो मैग्नेट को मूव करवाते हैं, बट दोनों में से कोई एक चीज मूव होनी चाहिए। जनरेटर के अंदर कंडक्टर मूव होता है अंदर, आप देखें कभी जनरेटर चालू करते हुए देखें, छोटा सा जनरेटर उसको पकड़ के ऐसा खींचते हैं रोड साइड, तो जब ऐसा करते हैं ना तो एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, कंडक्टर को घुमा रहे हैं। मैग्नेट के बीच में अगर कंडक्टर घूम गया तो वो करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज द वर्किंग ऑफ जनरेटर एक्चुअली। ठीक है, चलो, तो वो करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा ना, उसके लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड, करंट इंड्यूस हो रहा है ना, उसका डायरेक्शन निकालने के लिए भी एक रूल होता है, उसको अपन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है ना, ऑयल का जैसे आदमी दारू से बाउंड कर दिया, मतलब इतना लगभग एरिया वो कवर कर रहा है अपने अपने वायर का, कॉपर वायर, तो पतला से ही है, मतलब 1 mm का वायर होता है। हाँ तो 1 या 2 mm का ही होगा वायर, उसको बाउंड कर दिए, वो भी इंसुलेटेड वायर नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल वायर। ठीक है,
पे रखे हैं, वो एक्रिलिक का है। एक्रिलिक करके एक मटेरियल होता है और वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल रखे ताकि आपको लाइट जले तो दिखे। हाँ चलो नेक्स्ट। हो गया 15, 16 छोड़ देना, 17 पढ़ो। When does an electric short circuit occur? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब होगा? जैसे अभी देखो हमने क्या पढ़ा था कि आपके डिवाइस में करंट कैसे फ्लो होता है। लाइव वायर से करंट आता है, डिवाइस में जाता है और डिवाइस से होते हुए न्यूट्रल वायर में करंट वापस चला जाता है। ये उसका पाथ है। अगर गलती से लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे को टच कर जाए, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, एक्चुअली बीच में रजिस्टर है ना, वो जो डिवाइस है वो क्या है? रेजिस्टेंस। डिवाइस क्या है? रेजिस्टेंस है। डिवाइस लोड होता है, कोई भी एक लोड में रेजिस्टेंस होता है। इस ट्यूबलाइट का एक रेजिस्टेंस है, एक बल्ब का रेजिस्टेंस है, फैन का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो कोई भी डिवाइस मतलब वो रेजिस्टेंस होगा उसमें। ठीक है, बिकॉज में व्हेन द लाइव वायर कम्स इन कांटेक्ट विद द न्यूट्रल वायर, व्हेन द लाइव वायर when the live wire comes in contact with the neutral wire, when the live wire comes in contact with the neutral wire directly, अभी तो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है ना दोनों, वाया अ अप्लायंस। अभी लाइव वायर न्यूट्रल वायर से कैसे कनेक्टेड है? थ्रू अ अप्लायंस। ठीक है, तो with the neutral wire directly, then a high current flows. Then a high current flows. This condition is called short circuit. This condition is called short circuit. This condition is called short circuit. ये वही बात हो गई कि अगर रेजिस्टेंस जीरो है, अगर आपका लाइव वायर न्यूट्रल वायर से डायरेक्टली कनेक्ट हो गया, मतलब कोई डिवाइस है ही नहीं बीच में, मतलब देयर इज नो रेजिस्टेंस इन द पाथ। और अगर रेजिस्टेंस जीरो होता है तो हेवी करंट फ्लो होता है। ठीक है, जैसे अपन इसको सर्किट के थ्रू भी पढ़े ना, तो कुछ ऐसा एक सर्किट का बना हुआ ध्यान देना। यहाँ पे ये एक बैटरी लगी हुई है, सेल लगा हुआ है, ये करंट प्रोड्यूस कर रहा होगा। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे एक वायर ऐसे ही कनेक्ट कर दिया गया है। समझे? ये लाइव वायर न्यूट्रल वायर से कनेक्ट हो गया काइंड ऑफ थिंग। अब क्या होगा देखो, करंट जो भी प्रोड्यूस होगा ना वो इस ब्रांच में जाएगा ही। क्यों नहीं जाएगा? हाँ, क्योंकि उसके उससे बेहतर या उससे इजी वाला पाथ उसके पास सामने है जिसमें रेजिस्टेंस जीरो है। तो उस केस में इस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस, इस ब्रांच में कोई करंट जाएगा नहीं। ये ब्रांच एक्चुअली जो लगा है वो वेस्ट है, वो बस दिखाने के लिए लगा हुआ है। उसमें एक्चुअल में करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है। पूरा करंट कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। ये शॉर्ट सर्किट लाइन कहलाती है, एससी। शॉर्ट सर्किट मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ इज जीरो, हमने कोई रेजिस्टर नहीं लगा के रखा है, तो करंट इसमें फ्लो ही नहीं होता। समझ रहे हैं? चलो लास्ट क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर? व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटालिक अप्लायंसेस? ये एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है व्हिच प्रिवेंट्स अस फ्रॉम शॉक्स। अगर कोई भी मेटालिक पार्ट में अगर करंट होगा तो वो करंट अर्थ वायर में जाके अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, विदाउट एक्चुअली हार्मिंग अस। ये मैंने लिखा था कि हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस और अर्थ के रेजिस्टेंस में डिफरेंस होता है। हाँ हाँ, इसी टॉपिक से मिलता है। बस ये कि अर्थ का रेजिस्टेंस हमारी बॉडी से लो होता है तो पहले करंट वहां चला जाएगा, बशर्ते कनेक्टेड तो होना चाहिए। और नहीं होगा तो मैंने क्या बोला था, वो तो करंट तो अर्थ में जाएगा, वो आपके थ्रू जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, इसका आंसर the earth wire connects the metallic part of an electrical appliance. The earth wire connects the metallic part of an electrical appliance. The earth wire connects the metallic part of an electrical appliance with the earth, with the earth, with the earth. Full stop. This becomes necessary
this becomes necessary. This becomes necessary. This becomes necessary because if in a faulty appliance, because if in a faulty appliance, live wire comes in connection to the, if in a faulty appliance, live wire comes in a connection to the metallic part of the body, to the metallic part of the body, metallic part of the body, and if we happen to touch the appliance, and if we happen to touch the appliance, and if we happen to touch the appliance, the current may not flow through our body. May not flow through our body. The current may not flow through our body. The current may not flow through our body. Full stop. Thus, an earth wire prevents us from electric shocks. Thus, an earth wire prevents us from electric shocks. ठीक है, तो एक क्वेश्चन इतना लास्ट, ये बुक में नहीं है, मैं लिखवा रहा हूं, देखो. An electron beam is moving horizontally. An electron beam, वही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का क्वेश्चन है, ठीक है. An electron beam is moving horizontally, south to north, south to north, south to north in a television tube, in a television tube, in a television tube. Full stop. The vertical component of Earth's magnetic field, the vertical component of Earth's magnetic field, ये अर्थ का मैग्नेट है, समझ रहे हो, जो सेंटर में है ना. क्या बोलते हैं कि अर्थ के सेंटर में एक बड़ा सा मैग्नेट है जो हर बार मैग्नेट को हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट कर देता है. कभी भी एक फ्री बार मैग्नेट अपने आप को ईस्ट वेस्ट में पॉइंट नहीं करेगा. इट विल ऑलवेज पॉइंट इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकॉज ऑफ अर्थ्स बिगर मैग्नेट. उसी की ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है. तो क्या लिखे हैं, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया आप लोग को, is directed downwards. Full stop. In which direction will the beam be deflected? In which direction will the beam be deflected? In which direction will the beam be deflected? जल्दी इमेजिन करो क्या क्या बोल रहा है. इलेक्ट्रॉन बीम साउथ से नॉर्थ जा रहा है, यानी करंट नॉर्थ से साउथ जा रहा होगा. वो जैसे वैसे खड़ा हो तो ये नॉर्थ हो गया, पीछे साउथ हो गया, राइट. ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, राइट. ऐसे ही बोला था ना मैंने उसने, हम गलती से उसने नॉर्थ साउथ को ऊपर ले लेते ना, फिर मैंने बताया था कि एक ही प्लेन के चारों डायरेक्शन को लेना. तो अगर ये पीछे वाला साउथ है, सामने वाला नॉर्थ है, तो ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट, राइट. अब क्या बोल रहा है, करंट कहां से, सॉरी इलेक्ट्रॉन बीम कहां से कहां जा रही है, साउथ टू नॉर्थ, यानी करंट जा रहा है नॉर्थ टू साउथ. तो करंट का डायरेक्शन ऐसा हो गया और ये कहां जाएगा, नीचे. तो ये कहां जा रहा है, ये क्या है, ईस्ट. समझ गए, समझ गया ना. इलेक्ट्रॉन बीम साउथ से नॉर्थ है तो करंट नॉर्थ से साउथ होगा, तो ये मिडिल फिंगर पीछे जाएगी बोर्ड की तरफ. और मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है, साफ साफ बोला है वर्टिकली डाउनवर्ड्स. और फोर्स है वो कहां लग रहा है,
ईस्ट की तरफ, तो डिफ्लेक्शन भी वही होगा ना, इस तरफ फोर्स, उसी तरफ आपका इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्ट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये जरूर लिखना है ना, यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, using Fleming's left hand rule, the deflection of electron beam, the deflection of electron beam will be towards east. The deflection of electron beam will be towards east. Will be towards east. समझ गया ना? इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ना, दोनों डायरेक्शन है, तो दोनों में से कोई एक रूल यूज करके आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने बोल सकता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, सॉरी राइट हैंड थंब रूल से, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स का डायरेक्शन, या कई बार जैसे कि वो अपन बॉल वाला जो देखे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछता है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास से हेल्वेटिक इवोल्यूशन चालू करते हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ